मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महार आंदोलन किए के मन में कभी न जिसका दमन हो सके, ऐसी देशभक्ति की ज्वाला जगाने का काम भगत सिंह की शहादत ने दिया था। अगर आप भगत सिंह शहीद हो गए और देश आजाद नहीं हुआ, इसके आधार पर ही इतिहास लिखते हैं, तो ये मूल्यांकन ठीक नहीं है। मैं सिर्फ भगत सिंह जी के लिए नहीं कह रहा हूं, समग्र सशस्त्र क्रांति के योगदान को इसका मूल्यांकन करना है तो वो आइसोलेटेड नहीं किया जा सकता। मेरे जैसे कई लोग मानते हैं कि सशस्त्र क्रांति ने जगाई हुई देशभक्ति के ज्वाला के आधार पर ही कांग्रेस का आंदोलन सफल हुआ। मैं मानता हूं और मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूं, आज नहीं करना चाहता, परंतु मैं सिद्ध भी कर सकता हूं कि अगर सशस्त्र क्रांति की समांतर धारा न चली होती तो शायद कई दशक और लग जाते। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम कराने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है। और रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का ग्रंथ है जो राष्ट्र का गौरव है। इस तरह से सनातन धर्म के विषय में चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वंदे मातरम। शिक्षा जोड़ने का काम करती है, पर बिहार में जो है ना अफरा तफरी का माहौल हुआ है। इस बार पहली बार देखा गया है कि शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक चौपाई की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है और बिहार की स्थिति का भी वर्णन करती है। ये शिक्षा मंत्री जब शिक्षकों की भर्ती पर लाठियां चली तब नहीं बोले थे, मंदिर तोड़ दिया, पर एक शब्द नहीं निकला इनके उससे। शराब में, जहरीली शराब से मौतें इतनी ज्यादा हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं लिखा। लेकिन समाज तोड़ने की बात आई तो भाई उठ के खड़े हो गए। मैं अच्छा नहीं मानता इसको। डिस्पाइट द चैलेंजेस द डेवलपिंग वर्ल्ड फेसेस, I remain optimistic that for time is coming and our time is coming. The need of the hour is to identify simple, scalable and sustainable solutions that can transform our societies and economies. With such an approach, we shall overcome the difficult challenges
whether it is poverty, universal health care, or building human capacity. ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए। अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार। मध्य प्रदेश से लेके उत्तराखंड से लेके हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो, या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में वसूलो उनके मुख्यमंत्रियों से। ये अफसरों पे कंट्रोल का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दें, मंत्रियों को टारगेट करें और काम ना करें, जनता के लिए काम ना करें। केजरीवाल जी चाहते हैं अफसरों को जनता के काम पे लगाएं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अफसर केवल और केवल केजरीवाल जी के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर टारगेट करते रहें, काम ना करें। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता अफसरों पे नाजायज कंट्रोल का किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहता हूं कि अफसरों का दुरुपयोग बंद करें। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो अफसरों से काम कराए। अफसरों का दुरुपयोग करके इस तरह से चुनी हुई सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को टारगेट कराना अफसरों से बंद करे, बल्कि काम करने दें। और जहां जहां की जनता ने आपको चुना, आप अपने अफसरों से काम कराओ, उनको काम पे लगाओ। ये नोटिस दिलवाने का क्या फायदा है? ऐड तो सारे सरकारें दे रही हैं, आपके राज्यों के मुख्यमंत्री इतने सारे दे रहे हैं। मध्य प्रदेश हार्टलैंड ऑफ इंडिया है, तेजी से आगे ले जाने की हमारी तरफ है। जब हमने ये सफर शुरू किया था 2006 में, तब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। सड़कें, बिजली, पानी, ये तो हमने हिम्मत की इन्वेस्टर समिट करने की उस समय। नहीं तो लोग कहते थे कौन जाए मध्य प्रदेश। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है कि करंट प्राइस पे मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की 1 दशक से डबल डिजिट में है। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले केवल 3.6% था, आज बढ़ के 4.6% हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2026 तक। हमने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी बनेगी मध्य प्रदेश, और उसी में आपका सहयोग चाहिए। ये आपके बिना हो नहीं सकता। इसलिए हमने आपको प्यार से भी बुलाया है और हमने स्वार्थ से भी बुलाया है। विन विन सिचुएशन रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश में निवेश आए, हर क्षेत्र में आए, आप भी आगे बढ़ें और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं, और आजादी के अमृत काल में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपना सहयोग करें। मैं पूर्व संध्या पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की एक बार आप सबका फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से ही मैं डे नाइट काम करूंगा, 1 to 1 मिलूंगा, जितनी मीटिंग होगी मिलूंगा भी और आपको मिलवाऊंगा भी। गयाना और सूरीनाम से भी आप मिलेंगे, लेकिन जब यहां से जाएंगे तो कुछ ना कुछ टाई अप करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाने दूंगा। एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत। डिनर आपका इंतजार कर रहा है, और ये फॉर्मल नहीं, दिल से और प्यार से दिया गया डिनर है, इसमें हमारा प्यार भी मिला है। मैं आप सबका मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर में हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की पूर्व संध्या है। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी। ये शाम उम्मीदें लेके आई है, विश्वास लेके आई है। दो राष्ट्रों के महामहिम राष्ट्रपति हमारे बीच है, मंत्रिमंडल के सदस्यगण हमारे बीच है, और अभी प्रेसिडेंट ऑफ गयाना से, सूरीनाम से उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। दोनों देश मध्य प्रदेश के साथ बहुत क्लोजली काम करना चाहते हैं। हमारे एमओयू भी साइन हो रहे हैं और दोनों भारत के अत्यंत प्राचीन मित्र हैं। मैं गयाना में कह रहा था कि रोहन कनाई, एल्विन कालीचरण, चंद्रपाल ये हमारे प्रिय क्रिकेटर रहे हैं। तो हमारे सांस्कृतिक संबंध भी है, हमारे खेलों के संबंध भी है, और बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय वहां रहते हैं, इसलिए हमारे दिलों के संबंध भी है। मैं एक बार उनका फिर हृदय से स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ताली बजा के राष्ट्र प्रमुखों का आप स्वागत करें, उनकी टीम का स्वागत करें, उनके प्रतिनिधिमंडल आपसे भी चर्चा करेंगे। वो केवल प्रवासी भारतीय सम्मेलन में नहीं आए, वो हमारे साथ व्यवसायिक व्यापारिक संबंध बढ़ाने दिया और कल हमारे साथ रहेंगे। आप जेपी नायसी पे पूछ रहे हैं तो आखिरकार उस पर जांच कितनी हो चुकी है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे तो अभी तक जानकारी है कि 3 बार जांच हो चुकी है। हो सकता है सरकार ना काम करने के लिए एक और जांच कर दे। उसका विरोध किया जाएगा। अभी उसके बारे में और परीक्षा कर लेंगे कि किस तरीके से सरकार ला रही है। मैंने कन्नौज का एक अखबार पढ़ा, हो सकता है हर जिले में इसी तरह का सरकार प्रयास कर रही हो। जो वहां के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो। हमारे यहां जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं, उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। इसलिए मैं एक बार फिर, क्योंकि और जाने क्या क्या पूछोगे, अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, वहीं सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले एमओयू हुए थे, उसको कितना जमीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने एमओयू जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए एमओयू जमीन पर कैसे उतरेंगे? और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप? ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा। आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है? आज राष्ट्रीय युवा दिवस पूरा देश मना रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी और दीपक कवि जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आज के दिन जहां आपने एक अच्छा काम करके नेताजी के काम, समाजवादी आंदोलन, नेताजी का संघर्ष, और आज ही के दिन आपने तय किया कि जहां विवेकानंद जयंती है वहीं नेताजी के नाम से भी आपने एक कैलेंडर निकालने का काम किया है। इस कैलेंडर में हर महीने में कहीं न कहीं समाजवादी लोगों के और समाजवादी चिंतन दिखाई दे रहा है। जहां से शुरुआत हुई है
धरती पुत्र और नेताजी का नाम है, वहां सबसे पहले हमारी पार्टी का झंडा गीत जो आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने लिखा था वो दिखाई दे रहा है। और आज जयंती के दिन हम ये भी संकल्प लें कि जो रास्ता दिखाया था स्वामी विवेकानंद जी ने, उस रास्ते पे चल करके ही समाज और देश का भला हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी नवकरणीय ऊर्जा में 6,09,478 करोड़ के 11,84,954 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 2,80,753 करोड़, 4,50,127 को रोजगार। फूड प्रोसेसिंग, एग्री प्रोसेसिंग 1,06,149 करोड़, 2,20,160 रोजगार। आईटी और आईटी के साथ जो एलाइड सेक्टर है 78,778, 2,22,371 को रोजगार। केमिकल और पेट्रोलियम उत्पाद 76,769 करोड़, 71,704 रोजगार। सर्विसेज में 71,351 करोड़, 1,66,700 रोजगार। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ईबी इलेक्ट्रिक व्हीकल 42,254 करोड़, 69,962 रोजगार। फार्मा और हेल्थ केयर 17,991 करोड़, 1,42,614 रोजगार। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग 17,916 करोड़, 56,373 रोजगार। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स 16,914 करोड़, 1,13,502 रोजगार। और अन्य फुटकर खुदरा 1,25,855 करोड़, 1,24,168 रोजगार। कुल मिला के 15,42,514 करोड़ रुपया और लगभग 29 लाख रोजगार। ये एक बड़ी सफलता है। दिल्ली में जिनको घर चाहिए वो बेचारा गाजियाबाद नोएडा की तरफ आता है। और बिल्डरों ने क्या करके रखा है, पैसा ले लो, 2 साल 4 साल मकान बन रहा है, मकान मिल ही नहीं रहा है। और बन गया तो किसी और को बेच दिया, ज्यादा पैसा मिल गया। सामान्य मानवी जिंदगी भर की कमाई बचा करके एक छोटा सा फ्लैट खरीदना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है। लेकिन ये लॉबी जिनको राज्यों के ऐसे अथंग राजनेताओं की मदद मिलती है, तो ये बिल्डर मध्यम वर्गीय लोग जो पेट काट करके मकान बनाना चाहते हैं, उनको लूट लेते हैं। उनके हक के पैसे नहीं देते हैं, मकान नहीं देते हैं। जिस प्रकार का नक्शे कागज पे दिखाया है वैसा मकान बनाते नहीं है, उससे भी छोटा बना करके दे देते हैं। हर प्रकार से बेईमानी। भाइयों बहनों, ये पीड़ा कोई आज की नहीं है, 3-4 दशक से समस्या है। ये दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो कानून बनाए, कानून बना करके मध्यम वर्गीय लोग जो मकान बनाना चाहते हैं, ये बिल्डर लोग उसको लूटते हैं, उनको रक्षा दी जाए। आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को अपना हिसाब दे रहा हूं, हमने वो कानून बना दिया, रियल एस्टेट का कानून बना दिया। और आज किसी भी सामान्य नागरिक को इस प्रकार की जो धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर है, मकान के नाम पर लूट नहीं सकते। जो बात करार की गई है वैसा मकान देना पड़ेगा, और नहीं देगा, अगर शिकायत करेगा तो उसकी जिंदगी जेल में जाएगी। भाई मध्यप्रदेश हार्टलैंड ऑफ इंडिया है, तेजी से आगे ले जाने की हमारी तरफ है। जब हमने ये सफर शुरू किया था
2006 में तब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। सड़कें, बिजली, पानी, ये तो हमने हिम्मत की इन्वेस्टर समिट करने की उस समय। नहीं तो लोग कहते थे कौन जाए मध्य प्रदेश। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है कि करंट प्राइस पे मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की एक दशक से डबल डिजिट में है। भारत की जीएसटीपी में हमारा योगदान पहले केवल 3.6% था, आज बढ़ के 4.6% हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2026 तक। हमने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी बनेगी मध्य प्रदेश, और उसी में आपका सहयोग चाहिए। ये आपके बिना हो नहीं सकता, इसलिए हमने आपको प्यार से भी बुलाया है और हमने स्वार्थ से भी बुलाया है। विन विन सिचुएशन रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश में निवेश आए, हर क्षेत्र में आए, आप भी आगे बढ़ें और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं, और आजादी के अमृत काल में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपना सहयोग करें। मैं पूर्व संध्या पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की एक बार आप सबका फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से ही मैं डे नाइट काम करूंगा, 1 to 1 मिलूंगा, जितनी मीटिंग होगी मिलूंगा भी और आपको मिलवाऊंगा भी। गयाना और सूरीनाम से भी आप मिलेंगे, लेकिन जब यहां से जाएंगे तो कुछ ना कुछ टाई अप करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाने दूंगा। एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत। डिनर आपका इंतजार कर रहा है, और ये फॉर्मल नहीं, दिल से और प्यार से दिया गया डिनर है, इसमें हमारा प्यार भी मिला है। मैं आप सबका मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर में हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की पूर्व संध्या है। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी। ये शाम उम्मीदें लेके आई है, विश्वास लेके आई है। दो राष्ट्रों के महामहिम राष्ट्रपति हमारे बीच है, मंत्रिमंडल के सदस्यगण हमारे बीच है, और अभी प्रेसिडेंट ऑफ गयाना से, सूरीनाम से उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। दोनों देश मध्य प्रदेश के साथ बहुत क्लोजली काम करना चाहते हैं। हमारे एमओयू भी साइन हो रहे हैं, और दोनों भारत के अत्यंत प्राचीन मित्र हैं। मैं गयाना में कह रहा था कि रोहन कनाई, एल्विन कालीचरण, चंद्रपाल, ये हमारे प्रिय क्रिकेटर रहे हैं। तो हमारे सांस्कृतिक संबंध भी है, हमारे खेलों के संबंध भी है, और बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय वहां रहते हैं, इसलिए हमारे दिलों के संबंध भी है। मैं एक बार उनका फिर हृदय से स्वागत करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि ताली बजा के राष्ट्र प्रमुखों का आप स्वागत करें, उनकी टीम का स्वागत करें, उनके प्रतिनिधिमंडल आपसे भी चर्चा करेंगे। वो केवल प्रवासी भारतीय सम्मेलन में नहीं आए, वो हमारे साथ व्यावसायिक व्यापारिक संबंध बढ़ाने दिया, और कल हमारे साथ रहेंगे।